प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे और इस सत्र की पढ़ाई भी आपने शुरू कर दी होगी। हमारी शाला के द्वारा आपकी कक्षा के सभी विषय के वीडियो बनाए गए हैं, तो आप वीडियो के द्वारा सरलता से सभी विषय का अध्ययन घर पर कर सकते हैं। हम आपको गणित पढ़ाएंगे। गणित पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको एक रजिस्टर बना लेना है 300 पेज का। उसके दो भाग बना लीजिए, एक में क्लास वर्क और एक में होमवर्क। क्लास वर्क वाले भाग में जो सवाल हम कराएं उसमें कर लीजिए और होमवर्क वाले में शेष सवाल कर लीजिए। और एक 100 पेज की कॉपी बना लीजिए रजिस्टर और सभी सूत्र परिभाषाएं लिख लीजिए। हम आपको सूत्र परिभाषाएं देंगे, तो ये सभी सूत्र परिभाषाएं आप पहले 100 पेज वाली कॉपी में लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे और अपने दोस्तों से पूछें भी। जितने ज़्यादा आपको ये समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, उतने अच्छे से आपसे गणित बनेगी। तो हर अध्याय में प्रश्नावली के पहले उस प्रश्नावली से संबंधित सूत्र परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। फिर आप अपने शाला के गणित विषय के शिक्षक से आप जो भी आपको परेशानी हो या कहीं समझ में ना आए तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7वीं की गणित अध्याय 1 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं से पढ़ने से पहले हम कुछ और संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, जैसे मूल अंक। मूल अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 होते हैं। सभी संख्याएं इनसे बनी हैं, इसलिए इन्हें हम मूल अंक कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। n से दर्शाते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, इन्हें हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। w से दर्शाते हैं। w बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। ध्यान रखें, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से। अब हम देखें पूर्णांक, जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में। i से दर्शाते हैं। i बराबर डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यदि हम संख्या रेखा में बीचों बीच 0 लिख लें तो दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 और बाएं तरफ ऋणात्मक ऋण 1, 2, 3 लिखते हैं। आप पूर्णांक संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं पढ़ने से पहले हम आपको इसके कुछ सामान्य जोड़ घटाना के नियम बताते हैं। पहला है, जब पूर्णांकों के चिन्ह समान हो तो उन्हें हम जोड़ते हैं और चिन्ह बड़े पद का लेते हैं। यह दो पूर्णांकों की बात हो रही है। जैसे हम देखें -10, -5, तो पहले हम 10 और 5 को जोड़ लें तो 15 हो जाएगा और 10 के आगे ऋण चिन्ह है, इसलिए इसका उत्तर होगा -15। 10 धन 15 दोनों धन के हैं। 10 और 5 जुड़ेंगे 15 और 10 के आगे धन चिन्ह है, इसलिए इसका उत्तर होगा -15। तो ये ध्यान रखना है कि चिन्ह समान होने पर पूर्णांक जोड़ेंगे। अब देखें हम, और चिन्ह बड़े संख्या जो है उसका हम लेंगे। और इसी तरह जब पूर्णांकों के चिन्ह असमान हो तो हम उन्हें घटाएंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। जैसे हम देखें -10 धन 5, तो यहाँ असमान चिन्ह है, ऋण और धन है। तो पहले हम 10 में से 5 घटा दें तो 5 आएगा और 10 के आगे ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ ऋण आएगा। नीचे दूसरे उदाहरण में 10 ऋण 5, तो यहाँ पर 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन है, तो धन और ऋण असमान चिन्ह है, इसलिए हम घटाएंगे। 10 में से 5 गए 5 और 10 बड़ा है, इसके आगे का चिन्ह है धन का, इसलिए इसका उत्तर होगा धन 5। नोट हमने आपको लिखा है, नोट नंबर पहला। दो पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते समय बड़े में से छोटे को जोड़ें या बड़े में से छोटे को घटाएं। जैसे 10 और 5 है तो 10 ऋण 5, 10 धन 5। ऐसा नहीं 5 धन 10 या 5 ऋण 10, ऐसा नहीं। बड़े में से छोटे को जोड़ें या घटाएं और फिर उसी बड़े जो संख्या है उसका हम चिन्ह ले लेंगे।
दूसरा नोट पॉइंट है, धन चिन्ह से कोष्टक हटाने पर पदों के चिन्ह नहीं बदलते। जैसे 2 धन कोष्टक में 5, तो धन कोष्टक के बाहर है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, और कोष्टक में धन के 5 हैं तो धन 5 ही आएंगे, 2 धन 5 बराबर 7। परंतु 2 धन कोष्टक में ऋण 5 है, तो यहाँ पर कोष्टक में ऋण है और बाहर धन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण 5 ही होगा। 2 ऋण 5 बराबर ऋण 3। ऋण 3 क्यों आया है? क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे ऋण का चिन्ह है। अगला नोट पॉइंट हम देखें, ऋण चिन्ह से कोष्टक हटाने पर कोष्टक के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। अभी आपने धन में देखा नहीं बदले, अब ऋण में देखें, 5 ऋण कोष्टक में 2, तो कोष्टक में 2 है उसके आगे धन चिन्ह है 2 के आगे, लेकिन बाहर कोष्टक के ऋण है, तो जब कोष्टक हटेगा तो धन का ऋण हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 5 ऋण 2, तो आएगा 3। यदि हम फिर से देखें, 5 ऋण कोष्टक में ऋण 2, तो कोष्टक में ऋण 2 है तो चिन्ह बदल गया, कोष्टक हटाने पर ऋण से, तो यहां हो जाएगा 5 धन 2 बराबर 7। अब हम नीचे देखें, 3x ऋण कोष्टक में 5x ऋण 2, यानी कोष्टक में 2 पद हैं, तो दोनों के पद के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर ऋण है। तो 5x के आगे धन है तो ऋण हो जाएगा, और 2 के आगे ऋण है तो धन। देखें हम, 3x ऋण 5x धन 2। नोट नंबर 4, पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक दिशा में बढ़ने पर छोटी होती हैं और धनात्मक दिशा में बढ़ने पर बड़ी होती हैं क्रमशः। तो देखें, हम संख्या रेखा ली हमने और दाहिनी तरफ हमने 1 2 3 4, तो ये धनात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं तो क्रम से ये बड़ी हो रही हैं, और ऋणात्मक यानी बाएं दिशा में हम बढ़ रहे हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये क्रम से छोटी होती जा रही है। यानी ऋण 4 ऋण 3 से छोटी है, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2 से छोटी है, ऋण 2 ऋण 1 से छोटी, इस तरह से। और इधर देखें तो 2 1 से बड़ी है, 3 2 से बड़ी है, 4 3 से बड़ी, यानी इधर बढ़ती जाएंगी, और अगर इधर जाएंगे तो ये छोटी होती जाएंगी। अब देखें, ऋण 10 और ऋण 5 में कौन छोटा है? तो अब ऋण 10 देखें तो इसके आगे लिखें तो ऋण 10 काफी आगे लिखेंगे, और ऋण 5 मान लीजिए यहां आता है, तो ऋण 5 यहां आ गया और ऋण 10 इसके आगे जाएगा, यानी ऋण 10 छोटा होगा। तो ऋण 10 छोटा है ऋण 5 से। अब ये जो छोटा और बड़ा का निशान होता है, ये आपको मालूम है कि जिस तरह मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं। तो ऋण 5 बड़ी है तो हमने मुंह खुले की तरफ लिख दिया, और ऋण 10 बंद की तरफ, ये एक तरीका है। ऋण 4 और ऋण 2 में कौन छोटा है? ऋण 4 छोटा है, तो ऋण 4 छोटा है ऋण 2 से। अब देखें, 0 और ऋण 4 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है? तो 0 यहां लिखा, अब हम बढ़ रहे हैं बाईं तरफ, तो ऋण 4 यानी ऋण 4 0 से छोटा है, या दूसरे शब्दों में हम कहें 0 ऋण 4 से बड़ा है, तो 0 बड़ा ऋण 4, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ऋण 4 छोटा 0। लेकिन दोनों बार देखिए, 0 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुंह खुले की तरफ है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे छोटा है का चिन्ह हो चाहे बड़ा है का चिन्ह है, बड़ी संख्या मुंह खुले की तरफ लिखना है। अब ऋण 4 और 2 देखें, तो ऋण 4 2 से, धन वाले 2 से छोटी है, तो ऋण 4 छोटी है 2 से, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि धन के 2 ऋण के 4 से बड़े हैं। अब देखें हम सीधे प्रश्नावली 1.1, इसमें लिखा है कि पहला प्रश्न कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस को इस तरह से लिखते हैं। मैं निम्नलिखित सरल रेखा संख्या रेखा में बताया गया है, तो आपको इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, तो हम पहले संख्या रेखा को अच्छे से देख लेंगे और फिर उससे दिए गए प्रश्नों की तुलना या आंसर निकालेंगे। पहला प्रश्न है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो सबसे पहले हम देखें लाहौल स्पीति। तो अब यहां पर ये तीर का निशान लगा है, ऋण 5 के हम
बाएं ओर बढ़े तो यहां देखें तो आएगा ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। तो इसका तापमान होगा ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में यहां लिखा तो 0 से हम बाईं तरफ बढ़े 1, 2 और ऋण की दिशा में बढ़ रहे तो ऋण 1, ऋण 2। तो श्रीनगर का होगा ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का सीधा सीधा 5 ही में लगा है तो शिमला होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी अब 10 से आगे बढ़े दाहिनी तरफ तो 11, 12, 13, 14 तो ऊटी होगा 14 डिग्री से। बेंगलुरु देखें 20 के आगे बढ़े 21, 22 तो बेंगलुरु होगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा देखें बी, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडा देखें। तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म का मतलब है कि सबसे बड़ा मान कहलाया तो गर्म और सबसे छोटा तो ठंडा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लाहौल स्पीति सबसे कम है ऋण 8 और बेंगलुरु सबसे ज्यादा है धन के 22। तो सबसे गर्म स्थान होगा 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु और सबसे ठंडा होगा लाहौल स्पीति ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा है कि इनके तापमानों में क्या अंतर है। तो अंतर निकालते समय बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर हम बड़ी है 22 और छोटी है ऋण 8 तो 22 में से हम ऋण 8 घटा देंगे। अंतर बराबर 22 ऋण कोष्टक में ऋण 8। अब ऋण से कोष्टक हटेगा तो धन हो जाएगा तो 22 धन 8 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से देखें सी, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति आपको दिख रहा है कितना है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना है ऋण 2। अब ऋण 8 और ऋण 2 में कौन बड़ा है तो ऋण 2 बड़ा है, इसलिए हम ऋण 2 में से ऋण 8 को घटाएंगे ऊपर की तरह अंतर। तो ऋण 2 ऋण कोष्टक में ऋण 8 चिन्ह बदल गया तो धन 8 हो गया। ऋण 2 धन 8 बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। डी, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो हम सबसे पहले देखें शिमला और श्रीनगर के तापमान। तो शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण 2 धन 5 बराबर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब यह योग जो है शिमला यानी 3 डिग्री सेल्सियस हम देखें शिमला के लिए तो शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। यह योग शिमला के तापमान से कम है क्योंकि ये 3 है और शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस से। आगे बढ़ें, योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है क्या। तो अब हम देखें तो ऊपर हमने देखा कि 3 डिग्री सेल्सियस कम है 5 डिग्री सेल्सियस से। अब हमें देखना है शिमला के लिए। तो अब हम शिमला के लिए देख चुके तो अब हम देखें श्रीनगर तो श्रीनगर का आ रहा है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस और हमें योग कितना मिला है 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस ऋण 2 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है यानी योग श्रीनगर के तापमान से बड़ा है परंतु शिमला से कम है। अगला प्रश्न है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, ऋण 5, ऋण 10, 15 और 10 थे तो बताओ अंत में उसका अंकों का योग कितना होगा। तो हम जैक द्वारा 5 चक्रों में प्राप्त अंकों को जोड़ देंगे तो प्राप्तांकों का योग होगा योग बराबर 25 धन कोष्टक में ऋण 5 धन ऋण 10 धन 15 धन 10। कोष्टक को हटाएं धन से हटाएंगे चिन्ह नहीं बदलेगा। 25 ऋण 5 ऋण 10 धन 15 धन 10। अब हम पहले धन वाले पूर्णांकों को जोड़ लेंगे और ऋण वाले को। तो हमने यहाँ टिक कर दिया, आप भी टिक कर सकते हैं। धन के हैं 25, 15 और 10 तो
धन 25, धन 15 और धन 10 जोड़ेंगे तो आएगा 50। अब ऋण के हैं 5 और ऋण के हैं 10 तो हो जाएगा ऋण 15। 50 में से 15 घटेगा तो उत्तर आएगा 35, यानी चेक के जो अंक हैं कुल अंक वो अंत में 35 होंगे। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी को देखता है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करो। यानी जो समुद्र यानी जहां पानी भरा है उसके ठीक ऊपर 500 मीटर पर कौन उड़ रहा है? हवाई जहाज। और उसी पानी के ठीक नीचे 1200 मीटर पर पनडुब्बी है। तो अब हम हवाई जहाज और पनडुब्बी की दूरी निकालना, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा के रूप में। तो हम 500 में 1200 जोड़ 5000 में 1200 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 6200 मीटर। यानी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होगी 6200 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी के लिए निम्नलिखित मानों के लिए आपको ये सत्यापित करना है। ए ऋण कोष्ठक में ऋण बी बराबर ए धन बी। तो हम पहला लेंगे भाग, बाकी के सभी आपको करना है। ए का मान 21 और बी का 18। तो हम जिसे सत्यापित करना उसका बायां पक्ष लेंगे। अंग्रेजी में बायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो LHS बराबर ए ऋण कोष्ठक में ऋण बी। ए की जगह 21 रखेंगे और बी की जगह 18। आगे हल करें। 21, अब ऋण से कोष्ठक हटेगा तो धन हो जाएगा, तो धन 18, 21 धन 18 बराबर 39। तो हमारा बायां पक्ष आया 39। अब देखें दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, ए धन बी लिख देंगे। ए की जगह हम 21 लिखेंगे और बी की जगह हम 18 जोड़ देंगे। 21 में 18 तो फिर 39 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS का मान RHS के मान के बराबर आ गया, इसलिए हमारा जो कथन था वह सत्य है। अब अगला प्रश्न है कि कुछ खाली स्थान दिए गए हैं बॉक्स के रूप में और इस बॉक्स में 3 चिन्ह भरना है, या तो बड़ा है या छोटा है और या फिर बराबर है। तो पहले हम हल करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा निशान आता है। तो पहला सवाल ए, ऋण 8 धन कोष्ठक में ऋण 4, खाली स्थान ऋण 8 कोष्ठक में ऋण कोष्ठक में ऋण 4। तो पहले हम इसके बाएं पक्ष को हल करें। तो ऋण 8 धन से कोष्ठक हटा, चिन्ह नहीं बदला, तो ऋण 4 ऋण 8 ऋण 4 ऋण 12। अब दाएं पक्ष में देखें, ऋण 8 ऋण से कोष्ठक हटेगा, चिन्ह बदल जाएगा, धन 4 तो आएगा ऋण 4। अब देखें ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्याएं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो छोटी होती हैं। तो ऋण 12 है और ऋण 4 है, तो ऋण 12 छोटी कहलाई, इसलिए यहाँ छोटा है का निशान आएगा। और अभी हमने बताया कि जो छोटी होती है वह नोक की तरफ लिखी जाती है और जो बड़ी होती है वह मुंह खुले की तरफ। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा छोटा है। अब बी और सी आप करिएगा, डी हम आपको बताते हैं। डी में है 39 धन कोष्ठक में ऋण 24 ऋण 15, खाली स्थान 36 धन कोष्ठक में ऋण 52 ऋण कोष्ठक में ऋण 36। 39 जो कहते हो धन से कोष्ठक हटा, चिन्ह नहीं बदला, ऋण 24 ऋण 15। अब यहाँ पर ऋण के 2 हैं, ऋण 24 और ऋण 15, तो इनको हम पहले जोड़ लेंगे तो हमारे पास आएगा ऋण 39 और 39 जो कहते हो, तो 39 ऋण 39, तो हमारे पास मिलेगा 0। अब दाएं पक्ष को देखें तो 36 ऋण 52 धन 36, तो हमने इसको हल किया है ऊपर वाली लाइन को। अब यहाँ पर देखें धन के 2 हैं, 36 धन के और धन के 36, तो हो गए 72 और ऋण 52, तो 72 में से 52 गए तो 20। स्पष्ट तौर पर 0 20 से छोटा है, तो यहाँ पर भी छोटा है का निशान आएगा।
एक और देखें हम ई नंबर वाला, ऋण 231 धन 79 धन 51 खाली स्थान, ऋण 399 धन 159 धन 81। तो हम बायां पक्ष देखें, धन के दो हैं, धन 79 धन 51 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा धन 130। ऋण 231 ज्यों का त्यों लिख देंगे, घटाएंगे, विषम चिन्ह है, असमान चिन्ह है, इसलिए घटेंगे और आएगा 101। बड़ा 231 है इसलिए ऋण के 101। अब हम दाएं पक्ष को देखें तो ऋण 399 धन 159 धन 81, तो धन के 159 और धन के 181 जोड़ लेंगे तो आएगा 240। ऋण 399 ज्यों का त्यों। फिर चिन्ह असमान है, घट जाएंगे तो बचेंगे ऋण 159। दोनों ऋण के हैं तो ऋण की दिशा में हम देखें तो 159 छोटा होगा, तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि ऋण 101 बड़ा है ऋण 159 से। तो इस तरह के ये सभी जो प्रश्न हैं आप कर लीजिएगा। अब हम अगली प्रश्नावली देखने से पहले उससे संबंधित कुछ सूत्र परिभाषा देखेंगे। योग के अंतर्गत संवृत नियम। क्योंकि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, अतः पूर्णांकों का योग के संवृत अंतर्गत संवृत होते हैं। तो ये है क्या? पूर्णांक जो आपने पीछे देखे, आपको हमने परिभाषा बताई, ऋण डैश डैश डैश, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई भी दो पूर्णांक लीजिए और जोड़ लीजिए तो आपको उसी में मिलेगा। तो इसका मतलब यह कहलाता है योग के अंतर्गत संवृत। यदि हम a और b दो पूर्णांक लें और a में b को हम जोड़ें तो हमें कोई भी, मान लीजिए c पूर्णांक मिलता है, तो यह एक पूर्णांक ही मिलेगा c। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत पूर्णांक जो है वह संवृत होते हैं। तो इसी व्यापक रूप में, अब ये आपको नहीं समझ में आया होगा, हम उदाहरण के द्वारा बताते हैं। हम एक लेते हैं ऋण 3 और एक लेते हैं 2, कोई भी पूर्णांक। ऋण 3 में 2 को जोड़ा तो आया ऋण 1, और ऋण 1 भी एक पूर्णांक है। अब दूसरा उदाहरण देखें, ऋण 10 लें और ऋण 2 लें, इन दोनों को हम जोड़ें तो ऋण 10 ऋण 2 बराबर ऋण 12, और यह भी एक पूर्णांक है। यानी हर बार हमको दो पूर्णांक जोड़ने पर पूर्णांक मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। अब व्यकलन के अंतर्गत देखें, व्यकलन मतलब घटाना। क्योंकि पूर्णांकों का व्यकलन घटाना भी एक पूर्णांक होता है, अतः पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत संवृत होते हैं। व्यवकलन व्यापक रूप में हम देखें, जैसे ऊपर देखा था, तो a ऋण b बराबर c हमें मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। फिर से एक उदाहरण ले लें, हम दो पूर्णांक लें और घटा के देखें, ऋण 3 ऋण 2, तो हमको मिलेगा ऋण 5। अब ऋण 20 और ऋण 2 को हम घटाएं तो हमें मिलेगा ऋण 20 धन 2 बराबर 18, यह भी एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार व्यवकलन के लिए भी हम कह सकते हैं कि यह अंतर्गत संवृत है। अब देखें क्रम विनिमय का नियम। इसमें हम देखें तो योग में देखें हम, तो योग में देखें दो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, अर्थात पूर्णांक संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है कि हम कोई भी दो पूर्णांक मान लेते हैं, मान लीजिए एक a मान लिया, एक b मान लिया, तो हम a में b को जोड़ेंगे तो जो मान मिलेगा योग मिलेगा, और हम b में a को जोड़ेंगे तो भी हमें वही योग मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि a धन b बराबर b धन a। देखिए क्रम बदल गया, यहाँ a धन b है और यहाँ b धन a है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको देखें, तो मान लीजिए कि a की जगह हम ऋण 10 ले लें और b की जगह 5 ले लें, तो अब a धन b यानी ऋण 10 धन 5, तो मिलेगा ऋण 5। अब क्रम बदल के जोड़ के देखें, b धन a, तो 5 धन कोष्ठक में ऋण 10, तो 5 ऋण 10 बराबर ऋण 5। दोनों बार आप देख रहे हैं योग कितना मिल रहा है, ऋण 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय का नियम पूर्णांकों में
लागू होता है। और योग यानी जोड़ में। अब हम गुणा में देखें तो ऐसे ही हम कोई भी दो पूर्णांक लें और उनका गुणा करें और क्रम बदल दें तो हमें गुणनफल एक सा मिलेगा। दो पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल समान आता है, अर्थात पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा क्रम विनिमय होता है व्यापक रूप में। फिर हम दो संख्याएं पूर्णांक ले लें a और b, चाहे a का b में गुणा करें चाहे b का a में, और इस प्रकार गुणा करने पर हमें दोनों एक से मिलेंगे। दूसरे रूप में हम ab बराबर ba भी लिख सकते हैं। जब दो अचर या अज्ञात या चर राशियां हों और उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह पढ़ा जाता है। अब हम a का मान 8 ले लें और b का मान 2 ले लें और इस नियम को हम देखें तो ab का मतलब है a की जगह 8 लिख दें, b की जगह -2, 8 दूनी 16 और ऋण किया है 16। ba मतलब b का मान हम -2 रख दें, a का मान 8 रख दें, बराबर का चिन्ह है यहाँ, तो बराबर -2 कोष्ठक में -8 तो -16, दोनों बार -16 मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए, यानी गुणा में भी क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अब देखें हम साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या है? हम कोई भी तीन पूर्णांक लें, पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य होता है। यदि हम ए बी सी तीन पूर्णांक लें, ए धन कोष्ठक में बी धन सी बराबर कोष्ठक में ए धन बी धन सी। यहाँ पे देखिए कि ए में बी धन सी जोड़ करके ए में जोड़ा है, बराबर यहाँ पर ए धन बी को जोड़ेंगे और फिर हम इसे सी में जोड़ें। तो क्रम देखिए ध्यान से, ये कोष्ठक जो है यहाँ बी धन सी में लगा है, यानी पहले बी धन सी को जोड़ेंगे और यहाँ पर पहले ए धन बी को जोड़ेंगे और फिर सी को। ऐसा करने पर हमें एक सा योगफल मिलता है, तो हम कह देते हैं कि इसमें योग में साहचर्य नियम लागू होता है। अब देखें कोई तीन पूर्णांक ले लें, 2, 3 और 4। 2 धन कोष्ठक में 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4। तो यहाँ पे देखें हम कोष्ठक में है 3 धन 4, तो पहले हम इसको हल कर लें तो 7 आ गया। अब 7 को 2 में जोड़ेंगे तो 9। अब इधर देखें कोष्ठक में 2 धन 3 है, तो हमने इसको जोड़ा तो 5 और फिर 4 जोड़ देंगे तो 9, तो दोनों बार हमें योगफल एक सा मिला। इस प्रकार साहचर्य नियम योग में लागू होता है। इसी प्रकार गुणा में भी लागू होता है। जैसे हम गुणा में 3 ए बी सी ले लें तो ए गुणित कोष्ठक में बी गुणित सी बराबर कोष्ठक में ए गुणित बी गुणित सी। इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर लिया था उदाहरण, 2 गुणित कोष्ठक में 3 गुणित 4 बराबर कोष्ठक में 2 गुणित 3 कोष्ठक बंद गुणित 4। तो हम यहाँ पहले 3 गुणित 4 कोष्ठक को कर लें तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 बराबर यहाँ पर कोष्ठक को हल करें, 3 दूनी 6 गुणित 4 बराबर 24, तो दोनों बार 24 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणा में भी साहचर्य का नियम लागू। योज्य तत्समक। जब किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अतः पूर्णांक संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जिसको पूर्णांक में जोड़ने पर पूर्णांक के मान में अंतर न आए। तो शून्य हमें ऐसी संख्या मिलती है। किसी भी पूर्णांक a के लिए a धन 0 बराबर a बराबर 0 धन a, यानी a में हम 0 जोड़ेंगे तो a मिलेगा या 0 में a जोड़ेंगे तो a मिलेगा। जैसे 5 धन 0 बराबर 5 या 0 धन 5 बराबर 5। अब हम प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 7 हो। युग्म का मतलब 2 पूर्णांक लीजिए। जैसे हमने लिया ऋण 2 और ऋण 5, दोनों को जोड़ दिया तो ऋण 2 धन कोष्ठक में ऋण 5 बराबर ऋण 2 ऋण 5 बराबर ऋण 7। इसी तरह हम धन के 3 और ऋण के 10 ले सकते हैं। तो धन 3 धन कोष्ठक में ऋण 10, कोष्ठक हटाओगे तो 3 ऋण 10 बराबर ऋण 7। ऐसे हम युग्म और भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो आप लीजिएगा और अपने विषय शिक्षक को बताइएगा।
अगला प्रश्न है दूसरा, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए, यानी इस बार हमें दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर 8 हो, धन के 8 हो। तो हमने ऋण 10 और ऋण 2 लिया। ऋण 2 ऋण 10 बराबर ऋण 2 धन 10 बराबर 8। तो इस तरह आप और भी पूर्णांक ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने ऋण 12 लिया, तो ऋण 12 लिया तो आप ऋण 4 ले लीजिए। ऐसे लेकर के आप बहुत सारे उदाहरण लीजिए और हल करिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग ऋण 5 हो। तो अब की बार हमें एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक। तो हमने ऋण 6 ले लिया और धन 1, और योग मतलब जोड़ दिया। तो ऋण 6 धन 1 बराबर ऋण 6 धन 1 बराबर ऋण 5। अगला सी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका अंतर घटाना ऋण 3 होना चाहिए। तो ऋण 1 और हमने 2 लिया, तो ऋण 1 में से ऋण 2 घटाया तो हमें मिला बराबर ऋण 1 ऋण 2 बराबर ऋण 3। ऐसे इन सभी प्रश्नों में आप दो पूर्णांक लेके और हल करिए। प्रश्न तीसरा, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऋण 40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और ऋण 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? सबसे पहले हम टीम ए के द्वारा प्राप्त अंक देखें। बराबर ऋण 40 धन 10 धन 0 बराबर कोष्टक हटाते हुए ऋण 40 धन 10 धन 0 बराबर ऋण 30। इसी तरह टीम बी के लिए देखें। प्राप्तांक बराबर 10 धन 0 धन कोष्टक में ऋण 40 बराबर 10 धन 0 ऋण 40 बराबर ऋण 30। तो आप देख रहे हैं दोनों के प्राप्तांक ऋण 30 हैं, समान हैं। अतः हम यह नहीं कहेंगे कि किसी को अधिक मिले, दोनों को समान मिले। अब क्रम भी हमने देखा कि क्रम भी बदला, तो दोनों के क्रम बदलने पर हमें जोड़ ऋण 30 आया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रम में पूर्णांकों को हम जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपने क्रम विनिमय और साहचर्य नियम भी देखा है। अब हम खाली स्थान देखेंगे। पहला खाली स्थान है ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर ऋण 8 धन खाली स्थान। यहाँ क्रम विनिमय का नियम लगेगा, क्योंकि ऋण 5 धन ऋण 8 बाद में है, बराबर के बाद ऋण 8 पहले है, तो ऋण 5 खाली स्थान में चला जाएगा। तो ये वास्तव में क्रम बदल गया। पहले ऋण 5 है, बाद में ऋण 8 है, और बराबर में ऋण 8 पहले है और ऋण 5 बाद में। तो ये क्रम ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। अगला प्रश्न है दूसरा, ऋण 5 धन खाली स्थान ऋण 53 धन खाली स्थान बराबर ऋण 53। तो ऋण 53 में हम क्या जोड़ें कि ऋण 53 आए? तो आपने पढ़ा है कि 0 योज्य तत्समक है, तो हम 0 को खाली स्थान में लिखेंगे, जोड़ेंगे। तो ऋण 53 धन 0 बराबर ऋण 53। अगला है 17 धन खाली स्थान बराबर 0। 17 में क्या जोड़ें कि 0 आए? तो यहाँ पर हम योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि धन चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे और ऋण है तो धन लगा देंगे। तो 17 में ऋण 17 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि जब हम कोष्टक हटाएंगे तो 17 ऋण 17 तो हो जाएगा 0। अगला है इसमें साहचर्य नियम लगेगा। साहचर्य नियम आप पढ़ चुके हैं कि ए धन कोष्टक में बी धन सी बराबर कोष्टक में ए धन बी कोष्टक बंद धन सी। तो 3 पूर्णांकों को लिया गया। तो यहाँ देखिए 13 धन कोष्टक में ऋण 12 है और कोष्टक के बाहर है धन ऋण 7। अब यहाँ पर 13 को हम कोष्टक के बाहर ले लें और कोष्टक में ले लें ऋण 12 धन ऋण 7। तो ये साहचर्य नियम होगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में ऋण 7 आएगा। यही पांचवा भी साहचर्य पर आधारित है। तो ऋण 4 धन कोष्टक में है 15 धन कोष्टक में ऋण 13 ऋण 3। तो यहाँ पर ऋण 4 को हम 15 के साथ ले लेंगे और ऋण 3 को हम कोष्टक के बाहर।
तो इस प्रकार इसमें सहचर नियम लगता है। अब आप प्रश्नावली 1.2 तक के सभी सवाल कर लीजिए, सूत्र परिभाषाएं अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम अगले जो भी शेष प्रश्नावलियां हैं उनको कराएंगे और आपको सूत्र परिभाषाएं इसके आगे की देंगे। आप हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।